नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम सर और आपका प्रोविडेंस कोचिंग देहरादून में हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग। तो उत्तराखंड जीएस इन इंग्लिश, ये काफ़ी बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर आप ये कब लेके आओगे कोर्स। तो आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही कि उत्तराखंड जीएस इन इंग्लिश हम शुरू कर चुके हैं, वो भी आज से। और आज ही पहला वीडियो मैं आपके सामने डालने जा रहा हूँ और वो है आपका हिस्ट्री का। तो आज से हम उत्तराखंड की एंशिएंट हिस्ट्री को शुरू करने चाह रहे हैं। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो कि यूके पीएससी और यूके ट्रिपल की तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है कि आप उत्तराखंड जीएस को बहुत डीपली पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आप एप्लीकेशन में इसको देख रहे हैं वीडियो को, तो एक बार आप इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और प्रोविडेंस कोचिंग के साथ जुड़े रहिए, और भी वीडियोस में डलते रहेंगे। और याद रखेंगे कि इस कोर्स को आप ले सकते हैं हमारी प्रोविडेंस कोचिंग एप्लीकेशन की ऐप से। तो आप इस ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और अपना उत्तराखंड की जर्नी को स्टार्ट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज उत्तराखंड की। और उत्तराखंड में बेसिकली अगर देखा जाए तो उत्तराखंड की हिस्ट्री को आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि उत्तराखंड की हिस्ट्री क्या है। अगर हम उत्तराखंड की हिस्ट्री को देखें तो उत्तराखंड की हिस्ट्री को आप चाहें तो 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक, कैसे बांट सकते हैं इसे आप उत्तराखंड की एंशिएंट हिस्ट्री में बांट सकते हैं। और एंशिएंट हिस्ट्री जो आपको देखने को मिलेगी बेसिकली वो आपको जनरली देखने को मिलेगी जहां पर आप कुनिंद वंश से जाएंगे, कुनिंद डायनेस्टी से आप लोग जाएंगे। और कुनिंद डायनेस्टी से होते हुए आप लोग कार्तिकेयपुर डायनेस्टी तक जाएंगे। तो कार्तिकेयपुर डायनेस्टी तक जो आपकी हिस्ट्री मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? एंशिएंट हिस्ट्री मानी जाती है। जैसे ही आप मिडाइवल हिस्ट्री में एंट्री करते हो तो मिडाइवल हिस्ट्री में बेसिकली आपको यहाँ पर चंद डायनेस्टी आपको नज़र आती है, चंद डायनेस्टी आपको यहाँ पर नज़र आती है, परमार डायनेस्टी आपको नज़र आती है, परमार डायनेस्टी आपको यहाँ पर नज़र आती है, गोरखा इन्वेजन आपको यहाँ पर नज़र आता है। ठीक है, और अगर आप मॉडर्न में जाते हैं कि उत्तराखंड की मॉडर्न हिस्ट्री क्या करती है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में यहाँ पर आ जाता है ब्रिटिश रूल इन उत्तराखंड। ये ब्रिटिश रूल इन उत्तराखंड यहाँ पर आपका आ जाता है, जिसमें कि आप कौन कौन से वाइसरॉय हुए, कैसे कैसे यहाँ पर जो लैंड सेटलमेंट्स हुए थे वो कैसे कैसे हुए थे और क्या इनके द्वारा काम किया गया। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें तो टिहरी स्टेट, ठीक है, टिहरी स्टेट एजुटेशन कह लीजिए या आंदोलन कह लीजिए इसको, ये आपको मिलेगा। और उत्तराखंड आंदोलन या उत्तराखंड एजुटेशन, ये जो टॉपिक होंगे ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग शुरुआत जो आज की क्लास की करेंगे वो इन तीनों हिस्ट्री में से किसी भी हिस्ट्री से नहीं करने जा रहे हैं। हालांकि हमारा फोकस रहेगा कि पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री को करेंगे, उसके बाद मिडिवल हिस्ट्री को करेंगे, और फिर तीसरा जो हम करेंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री को करेंगे उत्तराखंड की हिस्ट्री में। देखिए, आज हम जिस हिस्ट्री की बात करने जा रहे हैं वो एंशिएंट हिस्ट्री का तो भाग है, लेकिन उसमें कई चीज़ें जो हैं वो अलग है। तो आज का जो चैप्टर हमारा होने वाला है उस चैप्टर को आप नोट कर सकते हैं। और जो चैप्टर फर्स्ट हमारा होने वाला है वो है प्री हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। प्री हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड हम कह रहे हैं, इसको प्री हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड कह रहे हैं, या आप इसे कह सकते हैं, या इसे आप कह सकते हैं प्री हिस्टोरिक एज ऑफ उत्तराखंड, प्री हिस्टोरिक एज ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, आप इसे प्री हिस्टोरिक एज ऑफ उत्तराखंड भी कह सकते हैं। तो फिर यहीं पर एक शब्द दिमाग में हमारे घूम जाता है कि सर आप तो बोल रहे हैं कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो फिर प्री हिस्टोरिक चीज़ क्या होती है? तो प्री हिस्टोरिक चीज़ का मतलब होता है कि हिस्ट्री दैट प्योरली रिलाइज ऑन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसी हिस्ट्री जो कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के ऊपर ही डिपेंड करती है। इसका मतलब ये क्या होगा? इट लैक
इसका दूसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं? इट लैक लिटरेरी या लिटरेचर कह सकते हैं, या लिटरेरी एविडेंसेस, यानी कि यहां पर हमारे पास जो होंगे वो लिटरली एविडेंसेस नहीं होंगे, बल्कि हमारे पास क्या होंगे? आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस होंगे। अब आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में अगर हम जाएं तो जैसे हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में क्या हो सकते हैं? टूल्स हो सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या हो सकते हैं? फॉसिल्स हो सकते हैं। टूल्स हो गए, फॉसिल्स हो गए। जैसे हमारे पास क्या हो गया? आपके चित्रकला, आप कह सकते हो रॉक पेंटिंग, जैसे आपके पास क्या होगी? और रॉक पेंटिंग हो गई, ठीक है, रॉक पेंटिंग हो गई। इस तरह के जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं, तो प्री हिस्टोरिक एज वो एज होती है जहां पर हमें कोई साहित्यिक स्रोत नजर नहीं आता है, लिटरेरी सोर्सेस नजर नहीं आते हैं, केवल और केवल हमें क्या मिलते हैं? आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं, और ये पूरी की पूरी हिस्ट्री बेस्ड होती है और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के ऊपर। तो अगर हम प्री हिस्टोरिक एज को देखें कि इंडिया की प्री हिस्टोरिक एज में और उत्तराखंड की प्री हिस्टोरिक एज में हमें क्या नजर आता है, तो प्री हिस्टोरिक एज आप ये लेके चल सकते हो कि 20 लाख बीसी से आप लेके चल सकते हो लगभग 300 बीसी तक। ये आपकी प्री हिस्टोरिक एज यहां पर रहेगी, ठीक है। 300 आप भी करना चाहो, 600 तो आप मान के चलो कि ये होके चलती है। तो लगभग आप ये मान के चलना कि उत्तराखंड में हम एक ऐसा समय काल देखने वाले हैं जो आज से 20 लाख साल पहले का समय काल है, और उस समय काल से लेकर हम लोग कहां तक जा रहे हैं? हम 620 तक जा रहे हैं, बिफोर क्राइस्ट तक हम जा रहे हैं। तो इसी प्री हिस्टोरिक एज को अगर हम देखें तो इसको हम कई भागों में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। जैसे प्री हिस्टोरिक एज को अगर हम डिवाइड करने जाएं कि ये हमें कैसे नजर आता है, तो सबसे पहले हमें जो नजर आता है वो आता है हमें क्या? पैलियोलिथिक एज। पहला एज हमें नजर आता है, वो इतिहास में क्या मिलता है? पैलियोलिथिक एज मिलती है। और ये पैलियोलिथिक एज जो है ये 20 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक हमें देखने को मिलती है। 10,000 बीसी तक हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या चीज है? पैलियोलिथिक एज में अगर हम देखें तो यहां पर जो ह्यूमन जो था वो एक हंटर था, ह्यूमन जो था वो एक फूड गैदरर था, ह्यूमन जो था एक हंटर था, और ह्यूमन जो था वो क्या था? फूड गैदरर था। और ह्यूमन जो था यहां पर वो स्टोन टूल का यूज कर सकते, यूजेस स्टोन टूल्स। जो ह्यूमन जो था यहाँ पर स्टोन टूल्स का यूज करता था, यानी कि जो पत्थर होते थे, पत्थर से बने हुए उपकरणों का प्रयोग करता था। तो बेसिकली पैलियोलिथिक एज में अगर हम देखें, सो पैलियोलिथिक एज इज द एज वेयर ह्यूमन इज बेसिकली हंटर, फूड गैदरर, एंड इट यूजेस स्टोन टूल्स फॉर हंटिंग और फॉर हिज ओन सेफ्टी, हम कह सकते हैं। तो पैलियोलिथिक एज हमें जनरली ये देखने को मिलती है। तो यानी कि 20 लाख साल पहले के हम कैसे देख सकते हैं? अगर हम देखें इसको तो पैलियोलिथिक एज भी आपके कई चीज में डिवाइड हो रखी है। जैसे कि आपके लोअर पैलियोलिथिक, ठीक है। लोअर पैलियोलिथिक एज आपकी जो है वो 20 लाख से 1 लाख बीसी तक चलती है। 20 लाख से लेकर कहां पर? 1 लाख बीसी तक चलती है। और यहां पर अगर हम देखें तो जो ह्यूमन था उसने क्या करा था कि उसने चॉपर और चॉपिंग टूल्स का निर्माण करा था। ह्यूमंस ने यहां पर चॉपर और चॉपिंग टूल्स का क्या करा था? निर्माण करा था, और उससे इसने फूड हंटिंग शुरू करी थी या फूड गैदरिंग शुरू करी थी। इसके बाद हमारे पास आता है मिडिल पैलियोलिथिक, और मिडिल पैलियोलिथिक एज जो हमारे पास नजर आती है वो लगभग 1 लाख से लेकर लगभग 40,000 बीसी तक नजर आती है, ठीक है। और मिडिल पैलियोलिथिक एज जो है असल में यहाँ पर एक कल्चर डेवलप हुआ था, फ्लेक कल्चर जो था वो यहाँ पर डेवलप हुआ था। फ्लेक कल्चर यानी कि पत्थरों को बहुत बारीक से काटना, और बारीक काट के उसको बिल्कुल चाकू जैसा जो होता है उसको निर्माण करना, जो था फ्लेक कल्चर, वो हमें देखने को यहाँ पर जनरली मिल जाता है। और जो हमें अपर पैलियोलिथिक एज की बात करें तो अपर पैलियोलिथिक एज जो हमें देखने को मिलती है
वो लगभग 40,000 BC से 40,000 BC से ये 10,000 BC तक हमें देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर उसने फ्लेक कल्चर को अडॉप्ट करा। इसके बाद उसने हड्डियों से हथियार बनाए, जो आपके बोन्स होती है उसका यूज करके उसने हथियारों का निर्माण करा। तो इस तरीके से हम लोग जो है पैलियोलिथिक एज को हम जनरली डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा उत्तराखंड में क्या ये था। तो अगर आप उत्तराखंड में एविडेंसेस की बात करेंगे, तो डॉक्टर यशपाल मठपाल हो गए या इन लोगों के द्वारा कहा गया है कि उत्तराखंड में जो हमें एविडेंसेस मिले हैं वो फ्लेक कल्चर के हमें ज़्यादा मिले हैं। और फ्लेक कल्चर के एविडेंसेस के ज़्यादा मिलने का मतलब ये है कि उत्तराखंड में फ्लेक कल्चर जो था वो प्रीडोमिनेंट था। तो इसका मतलब ये हो गया कि उत्तराखंड का जो प्री हिस्टोरिक एरा है वहाँ पर फ्लेक कल्चर बहुत ज़्यादा था और फ्लेक कल्चर के ह्यूमंस जो थे वहाँ पर मौजूद थे। ठीक है, तो ये एविडेंसेस जो हमें मिले हैं फ्लेक कल्चर के मिले, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि प्री हिस्टोरिक एज में जो पैलियोलिथिक एज है उसका जो मिडिल पैलियोलिथिक एज है वो हमारे उत्तराखंड से क्या करता है, रिलेट करता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब पैलियोलिथिक एज के बाद जो नेक्स्ट एज जो आई उस एज को कहा गया मेसोलिथिक एज। उस एज को क्या कहा गया, उस एज को कहा गया मेसोलिथिक एज। अब मेसोलिथिक एज जो थी मिड एज थी, और मेसोलिथिक एज की हम बात करें तो लगभग मेसोलिथिक एज जो थी आपकी ये 10,000 BC से लेकर आपके 6,000 BC तक जो थी ये आपकी मेसोलिथिक एज थी। मेसोलिथिक एज जो बना हुआ है ये मेसोलिथ से बना है, और मेसोलिथ जो थे मेसोलिथिक टूल से बना हुआ है, और ये टूल्स जो थे ये 1 सेंटीमीटर से लेकर लगभग 7 सेंटीमीटर के होते थे। यानी छोटे छोटे टूल्स ये होते थे और इनकी भरमार हमें ज़्यादा मिलती है। लेकिन यहाँ पर ह्यूमन क्या कर रहा था, अगर ह्यूमन की बात करें तो यहाँ पर ह्यूमन क्या कर रहा था, ह्यूमन यहाँ पर हंटिंग कर रहा था, ह्यूमन यहाँ पर फूड गैदरिंग कर रहा था, ह्यूमन यहाँ पर क्या कर रहा था, फूड गैदरिंग कर रहा था। और जो यहाँ का मानव था वो क्या कर रहा था, वो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल कर रहा था, यानी कि वो जानवरों को पालतू बना रहा था। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल जो है वो यहाँ पर कर रहा था, और वो जानवरों को यहाँ पर क्या कर रहा था, पालतू बना रहा था। ठीक है, तो इस समय पर हमें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल नजर आता है कि उत्तराखंड में भी जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हमें देखने को मिलता है, बिकॉज इन सेवरल प्लेसेस वी फाइंड द ब्यूरियल्स ऑफ द हॉर्सेस इन इवन कैटल्स। सो दोज ब्यूरियल्स बेसिकली इंडिकेट दैट इन उत्तराखंड देयर वाज अ मेसोलिथिक एज। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मेसोलिथिक एज जो है हमें देखने को यहाँ पर क्या होती है, मिलती है। तो मेसोलिथिक एज जो है 10,000 BC से लेकर 6,000 BC तक हमें क्या होती है, देखने को नजर आती है। और डोमेस्टिकेशन और यहाँ पर हमें देखने को मिलती है फिशिंग, इवन फिशिंग ऑल्सो देयर, इवन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के साथ यहाँ पर फिशिंग भी इंसान ने शुरू कर दी थी। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद आपकी आती है नियोलिथिक एज। इसके बाद आपकी क्या आती है, नियोलिथिक एज, जिसको नव पाषाण काल भी कहा जाता है। और नियोलिथिक एज लगभग आपकी 6,000 BC से लेकर आप मान के चलिए तो ये आपकी लगभग 3,000 BC तक चलेगी, या इसको हम भी कह सकते हैं कि ये लगभग आपका नियोलिथिक एज को 2,000 BC तक रख सकते हैं। ठीक है, 2000 BC तक चलेगी, 2000 BC तक चलेगी। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर नियोलिथिक एज 2000 BC तक चलेगी, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नियोलिथिक एज में अगर हम देखें तो यहाँ पर ह्यूमन ने क्या कर दिया था, ह्यूमन ने यहाँ पर स्टार्टेड एग्रीकल्चर। ह्यूमन ने यहाँ पर क्या कर दिया, स्टार्टेड एग्रीकल्चर। ह्यूमन ने एग्रीकल्चर को क्या कर दिया, स्टार्ट कर लिया था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेटलमेंट, यहाँ पर जो था वो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेटलमेंट हमें देखने को मिलता है। ये इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेटलमेंट का क्या मतलब होता है कि मानव यहाँ पर गांव बनाकर रहता था। स्टैब्लिश सेटलमेंट को क्या कर दिया था उसने, स्टैब्लिश कर लिया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसने कर दी थी। वो फूड गैदरिंग भी करता था, वो हंटिंग भी करता था, लेकिन उसने एग्रीकल्चर को क्या कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था। और उसने स्टैब्लिशमेंट को क्या कर दिया था, स्टार्ट कर दिया। गाँव बनने जो थे वो यहाँ पर हमें क्या हो गए थे, शुरू हो चुके थे। ठीक है, अब इसके बाद आप जानते हैं कि यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमें देखने को मिलता है। अब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा या आप लोग जानते होंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो असल में 2300 ईसा पूर्व यानी कि BC से लेकर 1750 BC तक यहाँ पर रही थी। और अगर हम देखें तो कुछ एविडेंसेस हमें ऐसे मिले हैं कि द रीजन विच इज बेसिकली नियरर टू द सहारनपुर एरिया वी फाइंड सम काइंड ऑफ एविडेंस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो अगर हम देखें तो उत्तराखंड एरिया नियरर टू सहारनपुर क्या होगा, फाइंड या गॉट द एविडेंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, गॉट द एविडेंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन।
ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है? ओके, नाउ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। आपको पता है कि यहाँ पर ब्रॉन्ज की चीजें हमें देखने को मिलती है, ब्रॉन्ज एज कहते हैं इसको। लेकिन इसके बाद उत्तराखंड में एक एज आई, और जिस एज को कहा गया चालकोलिथिक एज। इस एज को क्या कहा गया? इस एज को कहा गया चालकोलिथिक एज। अब ये चालकोलिथिक एज क्या थी? चालकोलिथिक एज कई बच्चों ने पढ़ी होगी या आपने सुना होगा, समझा होगा। तो 3000 BC से लेकर लगभग 700 BC तक जो थी ये चालकोलिथिक एज थी। और चालकोलिथिक एज बेसिकली क्या था? यूज ऑफ कॉपर। सो बेसिकली अगर हम देखें तो इस एज में टूल्स जो थे वो किसके बने होते थे? कॉपर के बने होते थे। एंड वी फाउंड सम एविडेंसेस वेयर कॉपर टूल्स आर बेसिकली excavated from certain places of Uttarakhand. So we can say that there was Chalcolithic age in Uttarakhand. तो वो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि Chalcolithic age हमारे पास यहाँ पर थी, because विलेज सेटलमेंट जो था उत्तराखंड में एक्चुअल में जो शुरू हुआ था वो Chalcolithic एज में क्या था? शुरू हुआ था। तो वी फाउंड द विलेज सेटलमेंट हियर। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें देखने को मिल जाता है। क्लियर है? और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पर देखें तो हमें मिलता है आयरन एज। सो आयरन एज की अगर हम बात करते हैं तो आयरन एज हमें कहाँ पर मिलता है? तो आयरन एज जो हमें मिलता है वो बेसिकली 1200 BC से लेकर हमें 6600 BC तक जो है हमें क्या मिलता है? आयरन एज मिलता है। सो सेवरल प्लेसेस इन उत्तराखंड वी फाइंड द आयरन टूल्स, जहाँ पर लोहे के टूल्स हमें मिले हैं बेसिकली, तो आयरन एज भी हमें मिलती है। सो बेसिकली हम देखेंगे तो these eras of Paleolithic age, Mesolithic age, Neolithic age, Chalcolithic age, Iron age, basically in these era we didn't find any kind of literary sources, but we find the archaeological sources. That's why it comes under the prehistoric age of Uttarakhand. तो इसको हम किस में कंसिडर करते हैं? प्री हिस्टोरिक एज में हम इसको क्या करते हैं? कंसिडर करते हैं। तो क्लियर है? इस पॉइंट को आप लोग याद करिएगा। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम देखें तो बेसिकली एक क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है कि अगर हम प्री हिस्टोरिक एविडेंसेस के ऊपर जाएं कि उत्तराखंड में जो प्री हिस्टोरिक एविडेंसेस है कि व्हाट आर द प्री हिस्टोरिक एविडेंसेस इन उत्तराखंड, प्री हिस्टोरिक एविडेंसेस इन उत्तराखंड। अगर हम देखें कि हमें प्री हिस्टोरिक एविडेंसेस कुछ मिलते हैं उत्तराखंड में, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा बात हमारे सामने हो जाता है कि क्या हमारे पास कोई प्री हिस्टोरिक एविडेंसेस है जो उत्तराखंड में हम कह सकते हैं कि आपके पास हुआ है। सो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो देयर वॉज ए पायनियर ऑफ आर्कियोलॉजी इन उत्तराखंड। सो वी कैन डिस्कस अबाउट हैंडवुड। यहाँ पर हैंडवुड का जिक्र करना बहुत जरूरी है। ही वॉज द पायनियर ऑफ आर्कियोलॉजी इन उत्तराखंड। ही वॉज द पायनियर ऑफ आर्कियोलॉजी इन उत्तराखंड। ठीक है, ये जो है ये क्या माने जाते हैं? ये आपके पायनियर माने जाते हैं आर्कियोलॉजी के उत्तराखंड में, बिकॉज इन्होंने क्या करा था? इन्होंने देवीधुरा चंपावत में मेगालिथिक एंटिक्विटीज को फाउंड करा था। सो हैंडवुड डिस्कवर्ड मेगालिथिक, रिमेंबर इट, हैंडवुड डिस्कवर्ड मेगालिथिक मेगालिथिक एंटिक्विटीज इन देवीधुरा। कहां पर क्या था? देवीधुरा चंपावत। So he was the first person who discovered the megalithic antiquity. So basically megalith means क्या होता है? पुरावशेष, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पुरावशेष बोलते हैं। तो पुरावशेष जो हमें मिले हैं वो असल में हमें कहाँ पर मिले हैं? वो मिले हैं देवीधुरा चंपावत से। देवीधुरा चंपावत द फर्स्ट प्लेस वेयर वी फाइंड सम काइंड ऑफ एंटिक्विटीज। ठीक है, तो वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर हम प्री हिस्टोरिक में बात करें तो व्हाट काइंड ऑफ टूल्स वी गेट हियर, तो अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ टूल्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर टूल्स की बात की जाए तो बहुत सारे टूल्स जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो टूल्स में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम स्टोन टूल को ले सकते हैं कि क्या उत्तराखंड में कोई एविडेंस ऐसा मिला है कि जहाँ पर हम लोग क्या कर सकें? स्टोन टूल को देख सकते हैं। तो अगर हम स्टोन टूल की बात करें तो स्क्रैपर्स हो गया, चाइजल हो गया, पॉइंट्स हो गए, ये बेसिकली हम लोगों को मिले हैं। सो इन उत्तराखंड वी हैव डिस्कवर्ड, ठीक है, स्क्रैपर्स, हम स्क्रैपर्स को डिस्कवर कर चुके हैं। चिजल्स को हम लोग क्या कर चुके हैं? डिस्कवर कर चुके हैं। हम पॉइंट्स को हम लोग क्या कर चुके हैं?
पॉइंट्स को हम लोग क्या कर चुके हैं, डिस्कवर कर चुके हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने क्या कर चुकी है, डिस्कवर कर चुकी हैं। और तभी हम कहते हैं कि बेसिकली दिस डिस्कवरी रिलेट टू द फ्लेक कल्चर। ये किस कल्चर का एविडेंस है, ये बेसिकली फ्लेक कल्चर का एविडेंस है, फ्लेक कल्चर का एविडेंस है ये सारी चीजें। So the discovery of the scrappers, chisels and point is basically flake culture at the middle Paleolithic era। तो मैंने आपको बताया था कि मिडिल पैलेolithic era में जो था वो फ्लेक कल्चर जो है डेवलप हुआ था। और हमने यहाँ पर जो स्टोन टूल्स डेवलप करे हैं उत्तराखंड में, जो हमें डिस्कवर हुए हैं, स्क्रैपर्स, चिजल्स और पॉइंट, जो है बेसिकली फ्लेक कल्चर के एविडेंस को क्या करता है, बताता है। ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिलता है और वो मिलता है बहादुराबाद में। तो बहादुराबाद अगर आप देखेंगे तो बहादुराबाद आपका कहाँ पड़ता है, हरिद्वार पड़ता है। और बहादुराबाद में जो यज्ञदत्त शर्मा है, जो आपके यज्ञदत्त शर्मा है, ये यज्ञदत्त शर्मा जो हैं डिस्कवर्ड शर्मा जो होते हैं, ये डिस्कवर्ड करते हैं क्या, स्टोन टूल्स को, डिस्कवर्ड स्टोन टूल्स। तो बेसिकली ये स्टोन टूल्स को क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं। बहादुराबाद जो हरिद्वार में, इट इज़ अ प्लेस वे स्टोन टूल वर डिस्कवर्ड बाय यज्ञदत्त शर्मा, जो प्री हिस्टोरिक एज का हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, तो सेवरल प्री हिस्टोरिक एविडेंसेस वाज फाउंड फ्रॉम सेवरल प्री हिस्टोरिक एविडेंसेस वाज discovered by यशोधर मठपाल इन रामगंगा वैली। तो अगर हम रामगंगा वैली की बात करें तो रामगंगा वैली बेसिकली अगर हम देखें तो अल्मोड़ा के साइड में पड़ती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी प्री हिस्टोरिक देखे थे। और अगर हम यशोधर मठपाल की बात करें तो वो प्री हिस्टोरिक किसकी बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं बेसिकली अगर हम देखें तो वो बात कर रहे हैं किसकी, कि महासम कल्चर की बात कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि वो किसकी बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं मेगालिथ की बात कर रहे हैं, या हम मेगालिथ ही बोलेंगे एक्चुअली। हम किसकी बात कर रहे हैं, वो मेगालिथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली मेगालिथ की बात करें जो यहाँ से मिले हैं। तो मेगालिथ जो है हमें यहाँ से क्या है, मिले हैं। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा स्टोन टूल्स के अलावा हमने देखा कि हमें कॉपर टूल्स भी यहाँ पर मिले हैं, क्योंकि हमारे पास चालकोलिथिक एज था। तो उत्तराखंड में जो है वो कुछ कॉपर टूल्स के एविडेंसेस भी जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर हम कॉपर टूल्स के एविडेंसेस की बात करें कि हमें कॉपर टूल्स के एविडेंसेस कहाँ से मिलते हैं, तो भाई कॉपर टूल्स में टूल और जो 1951 में अगर हम देखें तो सेम प्लेस बहादुराबाद। अगर 1951 में देखें तो 1951 में बहादुराबाद जो हरिद्वार में है, तो बहादुराबाद हरिद्वार की अगर हम बात करें तो कॉपर टूल्स वर डिस्कवर्ड। यहाँ से जो थे कॉपर टूल्स जो थे वो डिस्कवर्ड हुए थे। तो इसका मतलब ये था कि चालकोलिथिक एज जो थी वो प्रिवेलेंट थी कहाँ पर, उत्तराखंड में। इसके अलावा हम देखेंगे तो 5 एंथ्रोपोमॉर्फिक कॉपर फिगरेंस जो है, अगर हम देखेंगे कि 5 एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर्स were discovered from नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। और ये कैसी हैं, ये 5 कॉपर एंथ्रोपोमॉर्फिक मतलब होता है मानव आकृति। तो मतलब 5 मानव आकृति की जो कॉपर की चीज़ है वो हमें कहाँ से मिली है, वो हमें मिली है आपके नैनीताल से। ठीक है। और उसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो कुछ कॉपर इम्प्लीमेंट जो है वो 1986 में सम कॉपर इम्प्लीमेंट वर बेसिकली डिस्कवर्ड फ्रॉम अल्मोड़ा। तो कुछ कॉपर इम्प्लीमेंट जो हैं, ये कॉपर इम्प्लीमेंट कहाँ से डिस्कवर्ड हुए हैं, ये बेसिकली डिस्कवर्ड हुए कहाँ से, अल्मोड़ा से क्या हुए हैं, डिस्कवर्ड हुए हैं। तो ये अगर हम देखेंगे तो ये कहाँ से डिस्कवर्ड हुए हैं, आपके अल्मोड़ा से डिस्कवर्ड हुए। तो ये बताते हैं कि हमारे उत्तराखंड में जो था वो बेसिकली कॉपर इम्प्लीमेंट भी जो थे वो देखने को मिलते हैं। तो दीज आर बेसिकली क्या है, ये हमारे पास क्या है, बेसिकली एविडेंसेस है कि जिससे हम कह सकते हैं कि हमारे पास स्टोन एज था, हमारे पास कॉपर का एज था। ठीक है। और अगर हम देखेंगे तो आयरन का भी हमें मिलता है। अगर हम आयरन टूल्स की बात करें तो आप अल्मोड़ा में एक विलेज पड़ता है जिसका नाम है धनखल विलेज, जिसका नाम क्या है, धनखल विलेज। और इस धनखल विलेज जो बेसिकली कहाँ पर पड़ता है, आपका रानीखेत में पड़ता है। तो आयरन टूल्स वर डिस्कवर्ड। यहाँ पर क्या हुआ था कि आयरन टूल्स वर डिस्कवर्ड।
तो यहाँ पर बेसिकली आयरन टूल जो थे वो डिस्कवर्ड किए गए थे। ठीक है, तो इन सभी बातों पर हम बेसिकली कह सकते हैं, कि उत्तराखंड में पैलियोलिथिक एज भी था, चालकोलिथिक एज भी था, और उत्तराखंड में जो था वो बेसिकली आयरन एज भी था। यहाँ पर हमें एविडेंसेस मिले हैं जिसके एविडेंसेस के आधार पर हम ये कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो उत्तराखंड में एक खास बात थी प्री हिस्टोरिक टाइम की, और वो खास बात क्या थी? वो खास बात थी केव पेंटिंग्स। वो खास बात क्या थी? केव पेंटिंग्स। उत्तराखंड में कई प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स जो हैं, या आप कह सकते हैं कि रॉक पेंटिंग्स जो हैं, वो बेसिकली आइडेंटिफाइड हुई है। ठीक है, उत्तराखंड के कई स्थानों पर हमें केव पेंटिंग मिली है, कई स्थानों पर हमें रॉक पेंटिंग मिली है, वो आइडेंटिफाइड हुए हैं। हालांकि केव पेंटिंग के ऊपर हम अलग से एक टॉपिक बनाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि ढाई पर्वत ऑफ सेजेस, एक हमें बुक में मिलता है, ढाई पर्वत ऑफ सेजेस, जिसको हिंदी में कहते हैं मुनियों का ढाई। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मुनियों का ढाई पर्वत, मुनियों का ढाई पर्वत। ठीक है, अगर हम मुनियों की ढाई पर्वत की बात करें तो बेसिकली ये जो मुनियों का ढाई पर्वत जो है ये द्वाराहाट में है। ये कहाँ पर है? द्वाराहाट में है, और यहाँ से द्वाराहाट आपका अल्मोड़ा पड़ता है। ठीक है, और यहाँ से हमें क्या मिली है? यहाँ से हमें जो मिली है वो क्या मिली है? रॉक पेंटिंग मिली है। यहाँ पर से हमें क्या मिली है? रॉक पेंटिंग मिली है, और ये रॉक पेंटिंग जो है ये बेसिकली प्री हिस्टोरिक टाइम की है। तो ये एक एग्जाम्पल हमारे पास हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अल्मोड़ा से ही हमें हटवाल हॉर्स पेंटिंग, हटवाल हॉर्स पेंटिंग जो है, अल्मोड़ा में एक जगह हटवाल है, वहाँ से मिली है। तो बेसिकली यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ से भी हम लोगों ने क्या करी है? रॉक पेंटिंग को क्या करा है? डिस्कवर किया है। इस बात को याद रखिएगा। थडुंगा रॉक पेंटिंग भी हमें मिली उत्तरकाशी से। अगर हम देखें तो थडुंगा रॉक पेंटिंग जो है वो हमें उत्तरकाशी से क्या हुई है? उत्तरकाशी से रॉक पेंटिंग जो है वो डिस्कवर्ड हुई है। ठीक है, थडुंगा रॉक पेंटिंग जो है वो उत्तरकाशी से हमें क्या हुई है? डिस्कवर्ड हुई है। और जो हमारी मंगोलियन रॉक पेंटिंग है, तो बेसिकली जो मंगोलियन रॉक पेंटिंग जो है आपकी, वो कहाँ से डिस्कवर हुई है? मंगोलियन रॉक पेंटिंग जो है, ये मंगोलियन रॉक पेंटिंग जो है आपकी कहाँ से डिस्कवर हुई है? ये आपकी डिस्कवर हुई है कहाँ से? नैनीताल से। ठीक है, ये कहाँ से डिस्कवर हुई आपकी? नैनीताल से। तो ये केव पेंटिंग भी बताती है कि हमें कि देयर वाज ए प्री हिस्टोरिक एज इन उत्तराखंड वेयर पीपल लाइक टू पेंट ऑन रॉक्स। ठीक है, तो वहां पर हमें ये चीजें मिलती हैं। सो हटवाल हॉर्स पेंटिंग कहाँ है? थडुंगा रॉक पेंटिंग कहाँ है? मंगोली रॉक पेंटिंग कहाँ पर है? ढाई पर्वत का जो ढाई पर्वत ऑफ सेजस जो है वो असल में कहाँ पर है, और वहां से हमें क्या एविडेंसेस मिले हैं, तो इसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं। तो दीज आर द बेसिकली एविडेंसेस, और हम कह सकते हैं दीज आर द सोर्सेस जो आइडेंटिफाई हुए हैं प्री हिस्टोरिक एज के। सो दिस इज योर फर्स्ट क्लास। ये क्लास आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, और दूसरी क्लास में हम आएंगे आपके सामने के। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।